जरा सोचिए, अगर आपको सिर्फ इसलिए अपनी जान गंवानी पड़े क्योंकि आपने एक छोटी सी आवाज कर दी, तो क्या आप इस दुनिया में एक दिन भी जी पाएंगे? आज की कहानी हमें ऐसी खौफनाक दुनिया में लेकर जाती है जहाँ बोलना तो दूर, जोर से सांस लेना भी मौत को बुलाने जैसा है। तो बिना वक्त गवाए इस कहानी को शुरुआत करते हैं। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो कहानी शुरू होती है एक पुरानी तरह वीरान शहर से, कभी जहाँ लोगों की भीड़, गाड़ियों का शोर और सामान्य जिंदगी हुआ करती थी। आज वहाँ सिर्फ सन्नाटा पसरा हुआ है, सड़कें खाली है, दुकानें उजड़ी हुई है और हर तरफ ऐसा लगता है जैसे इंसानियत अचानक गायब हो गई हो। इसी सुनसान शहर के एक सुपरमार्केट में हमें 5 लोगों का एक परिवार दिखाई देता है। परिवार के मुखिया है ली एबॉट, उनकी पत्नी एवलिन, बड़ी बेटी रिगन, बड़ा बेटा मार्कस और सबसे छोटा बेटा ब्यू। लेकिन सबसे अजीब बात यह है कि ये लोग आपस में एक शब्द नहीं बोल रहे। हर बात सिर्फ इशारों में हो रही है। कोई भी चीज उठाते समय इतनी सावधानी बरती जा रही है कि जरा सा भी आवाज न निकले। पहली नजर में ही समझ आ जाता है कि इस दुनिया में आवाज करना मतलब अपनी मौत को बुलाना है। इसी दौरान छोटे ब्यू की नजर एक खिलौना रॉकेट पर पड़ती है। मासूम बच्चा उसे उठाने की कोशिश करता है, लेकिन खिलौना उसके हाथ से फिसल जाता है। पूरे परिवार की धड़कन एक पल के लिए रुक जाती है। खुशकिस्मती से रिगन तुरंत आगे बढ़कर खिलौने को पकड़ लेती है और आवाज होने से बच जाती है। अब ली सभी को इशारों में बताता है कि शाम होने वाली है, इसलिए उन्हें तुरंत घर लौटना होगा। तभी ब्यू फिर उसी रॉकेट को लेने की जिद करने लगता है। ली समझ जाता है कि यह बैटरी से चलने वाला खिलौना है और अगर गलती से भी चालू हो गया तो सबकी जान खतरे में पड़ सकती है। वह तुरंत उसकी बैटरी निकाल देता है और खिलौना अलग रख देता है। लेकिन भाई बहन का रिश्ता भी अजीब होता है। रिगन अपने छोटे भाई का मन टूटते हुए नहीं देख पाती, इसलिए वो चुपके से बिना बैटरी वाला वही रॉकेट ब्यू को दे देती है। उसे क्या पता था कि यही छोटी सी गलती आगे चलकर उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा पछतावा बनने वाली है। रिगन की नजर बचते ही ब्यू वही रखी बैटरी भी अपनी जेब में डाल लेता है। इसके बाद पूरा परिवार एक लाइन बनाकर घर की तरफ चल पड़ता है। सभी नंगे पैर रेत से बने रास्ते पर चलते हैं ताकि कदमों की आवाज भी न निकले। चारों तरफ इतना सन्नाटा है कि अपने दिल की धड़कन तक सुनाई दे सकती है। उधर सबसे पीछे चल रहा ब्यू अपने नए खिलौने से खेलते खेलते उसमें बैटरियां लगा देता है। अगले ही पल उस रॉकेट से तेज म्यूजिक बजने लगता है। रिगन सुन नहीं सकती, इसलिए उसे कुछ समझ नहीं आता, लेकिन ली और एवलिन के चेहरे का रंग उड़ जाता है। ली पूरी ताकत से अपने बेटी की तरफ दौड़ता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। जंगल के अंधेरे से बिजली जैसी रफ्तार वाला एक खतरनाक जीव निकलता है और कुछ ही सेकंड में वह ब्यू तक पहुंच जाता है और सबकी आंखों के सामने उसे उठाकर अंधेरे में गायब हो जाता है। ली उसे बचाने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन उसके हाथ सिर्फ खाली हवा लगती है। एक पल में पूरा परिवार टूट जाता है। रिगन वही पत्थर बनकर खड़ी रह जाती है। उसे लगने लगता है कि अगर उसने अपने भाई को वह खिलौना नहीं दिया होता तो शायद आज ब्यू जिंदा होता। अपने सबसे छोटे बेटे ब्यू को खोने के बाद पूरे एबॉट परिवार की जिंदगी पूरी तरह बदल चुकी थी। अब उनके चेहरे पर मुस्कान नहीं बल्कि हर पल मौत का डर दिखाई देता है। पूरा 1 साल बीत चुका है। इस 1 साल में ली एबॉट ने सिर्फ अपने परिवार को जिंदा रखने पर ध्यान दिया। उसने अपने घर को एक छोटे से सुरक्षित किले में बदल दिया था और घर के चारों तरफ सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे ताकि दूर से ही किसी भी खतरे का पता चल जाए। चलने के लिए खास रास्ते बनाए गए थे जिन पर कदम रखने से बिल्कुल भी आवाज नहीं होती थी। घर के नीचे एक अंडरग्राउंड बंकर भी बनाया गया था जहाँ ली दिन रात उन रहस्यमय जीवों पर रिसर्च करता रहता है। धीरे धीरे उसे उनके बारे में काफी कुछ पता चल चुका था कि ये जीव पूरी तरह अंधे थे, लेकिन उनकी सुनने की शक्ति इतनी तेज थी कि कई मीटर दूर हुई हल्की सी आहट भी उन्हें साफ सुनाई देती थी। अगर कोई इंसान जरा सी आवाज भी कर दे तो ये पलक झपकते ही वहाँ पर पहुँच जाते। इनकी चमड़ी इतनी मजबूत थी कि बंदूक की गोलियां भी उन पर कोई असर नहीं करती थी। ली को इतना भी पता चल चुका था कि उसके इलाके में कम से कम 3 ऐसे मॉन्स्टर घूम रहे। वह लगातार रेडियो के जरिए दूसरी जगह बचे लोगों से संपर्क करने की कोशिश करता है, लेकिन हर बार उसे सिर्फ सन्नाटा ही सुनाई देता है। यानी शायद पूरी दुनिया में अब बहुत कम लोग जिंदा बचे थे। इसी बीच एक और बड़ी बात सामने आती है कि एवलिन फिर से माँ बनने वाली थी। यह सुनकर पहली नजर में खुशी होती है, लेकिन इस दुनिया में बच्चे का जन्म किसी बड़ी मुसीबत से कम नहीं था, क्योंकि पैदा होते ही बच्चा रोएगा और उसकी एक चीख पूरे परिवार की मौत का कारण बन सकती थी। यही सोचकर ली पहले से ही पूरी तैयारी कर चुका था। उसने एक खास साउंड प्रूफ बॉक्स बनाया
जिसमें ऑक्सीजन की व्यवस्था भी थी। जरूरत पड़ने पर बच्चों को उसी बॉक्स में रखा जा सकता था ताकि उसकी आवाज बाहर न निकल सके। वहीं दूसरी तरफ रिगन आज भी अपने छोटे भाई ब्यू की मौत का बोझ अपने दिल में लिए घूम रही थी। उसे हर पल यही लगता था कि अगर उसने उस दिन खिलौना नहीं दिया होता तो उसका भाई आज जिंदा होता। इसी वजह से वह अपने पिता की मदद करना चाहती थी, लेकिन ली उसे हमेशा रिसर्च रूम से दूर रखता था। वह उसके लिए एक नया कॉकलियर हेयरिंग डिवाइस बनाता है। पहले तो रिगन को भरोसा नहीं होता क्योंकि इससे पहले भी कई मशीनें बेकार साबित हो चुकी थी। गुस्से में वह उसे एक तरफ फेंक देती है, लेकिन जब दोबारा पहन कर देखती है तो इस बार मशीन सच में काम कर रही होती है। काफी समय बाद पहली बार उसके कानों तक बाहर की आवाजें पहुंच जाती है। उसकी आंखें नम हो जाती है, लेकिन अगली पल उसे अपनी भाई की याद आती है और उसकी खुशी फिर से दर्द में बदल जाती है। रिगन चाहती थी कि उसके पिता उस पर भरोसा करे। वह अंडरग्राउंड लैब में जाने की कोशिश भी करती है, लेकिन ली उसे रोक देता है। उसकी नजर में यह सिर्फ रिसर्च रूम नहीं था, बल्कि पूरे परिवार की आखिरी उम्मीद थी, इसलिए वह कोई भी जोखिम नहीं लेना चाहता था। अगली सुबह ली अपने बेटे मार्कस को लेकर मछली पकड़ने नदी की तरफ निकल जाता है। रिगन भी उनके साथ जाना चाहती है, लेकिन ली उससे कहता है कि वह घर पर रहकर अपनी माँ का ध्यान रखे। बस यही बात रिगन के दिल पर लग जाती है। उसे यकीन होने लगता है कि उसके पिता आज भी उसे ब्यू की मौत का जिम्मेदार मानते हैं। वह उदास होकर अपना बैग उठाती है और अकेली उस जगह पर चली जाती है जहाँ पर 1 साल पहले उसके छोटे भाई की जान गई थी। वह वहाँ पर बैठकर देर तक रोती रहती है। उधर नदी के किनारे ली अपने बेटे मार्कस को एक झरने के पास ले जाता है। फिर पहली बार दोनों खुलकर बात करते हैं। झरने का तेज शोर उनकी आवाज को पूरी तरह दबा देता है, इसलिए यहाँ बोलना सुरक्षित था। इसी दौरान मार्कस अपने पिता से एक ऐसा सवाल पूछता है जैसे सुनकर ली भी कुछ पल के लिए चुप हो जाता है। मार्कस पूछता है, क्या आप आज भी रिगन को ब्यू की मौत का जिम्मेदार मानते हैं? ली बिना देर किए जवाब देता है, नहीं, जो हुआ उसमें किसी की कोई गलती नहीं थी। लेकिन मार्कस बताता है कि रिगन आज भी खुद को माफ नहीं कर पाई है। शायद उसे सिर्फ आपके मुंह से ये बात सुनने की जरूरत है। उधर घर पर अकेली एवलिन अपने बेटे ब्यू की तस्वीर देखकर भावुक हो जाती है, लेकिन तभी उसे अचानक लेबर पेन शुरू हो जाता है, यानी कि बच्चे का जन्म का समय आ चुका था। जब बच्चे का जन्म होता है तब ली ने किसी तरह एवलिन और अपने नवजात बच्चे को अंडरग्राउंड बंकर में सुरक्षित पहुंचा दिया था। लेकिन दूसरी तरफ उसके दोनों बच्चे अभी भी घर से काफी दूर थे और उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि मौत उनका पीछा कर रही है। उधर रिगन और मार्कस खेतों के पास मिल जाते हैं। मार्कस इशारों में बताता है कि उसने अपनी आंखों से देखा था कि एक मॉन्स्टर रिगन के बिल्कुल पीछे आ गया था, लेकिन अचानक बिना हमला किए वापस चला गया। यह बात सुनकर रिगन खुद भी हैरान रह जाती है। उसे समझ नहीं आता कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। इसी बीच ली एवलिन और बच्चे को बंकर में छोड़कर अपने दोनों बच्चों को ढूंढने निकल पड़ता है, लेकिन उसे यह बिल्कुल पता नहीं चलता कि घर के अंदर पानी की पाइपलाइन टूट चुकी है। धीरे धीरे पूरा अंडरग्राउंड बंकर पानी से भरने लगता है। उधर एवलिन की आंखें खुलती है तो उसके होश उड़ जाते हैं। चारों तरफ पानी पानी था। उसी समय उसकी नजर बच्चे के साउंड प्रूफ बॉक्स पर पड़ती है, जिसका ढक्कन थोड़ा खुल चुका था। यह देखकर उसका दिल बैठ जाता है। उसे लगता है कि शायद मॉन्स्टर उसके बच्चे तक पहुंच चुका होगा, लेकिन जब वह धीरे धीरे आगे बढ़ती है तो देखती है कि बच्चा अभी भी सुरक्षित है और सबसे बड़ी बात, उसने अभी तक रोना शुरू नहीं किया था। एवलिन फौरन बच्चे को अपनी बाहों में उठा लेती है और बिना कोई आवाज किए एक कोने में खड़ी हो जाती है, लेकिन मॉन्स्टर अभी भी उसी कमरे में मौजूद था। बस एक छोटी सी गलती और सब कुछ खत्म हो जाता। उधर खेतों में रिगन और मार्कस अपने पिता का इंतजार करते करते थक चुके थे। रिगन को लगने लगता है कि शायद अब कोई उन्हें लेने नहीं आएगा। वह घर वापस जाने का फैसला करती है, लेकिन मार्कस उसे रोकने की कोशिश करता है। इसी दौरान उसका पैर फिसल जाता है और वह अनाज से भरी विशाल टंकी के अंदर गिर पड़ता है। यह अनाज बिल्कुल दलदल की तरह था। मार्कस जितनी कोशिश बाहर निकलने की करता, उतना ही नीचे धंसता जाता। रिगन एक पल भी बर्बाद नहीं करती। वह टंकी का दरवाजा तोड़कर अंदर कूद जाती है और पूरी ताकत लगाकर मार्कस का हाथ पकड़ लेती है। काफी मुश्किलों के बाद वह उसे ऊपर खींच लेती है। दोनों किसी तरह दरवाजे के सहारे अपनी जान बचा लेते, लेकिन इस पूरी भागदौड़ में आवाज हो चुकी थी और वही आवाज सुनकर मॉन्स्टर पूरी रफ्तार से उनकी तरफ दौड़ पड़ता है। उधर ली भी दूर से मॉन्स्टर को उसी दिशा में जाते देख समझ जाता है कि उसके बच्चे खतरे में है। वह पूरी ताकत से उनकी तरफ दौड़ता है, लेकिन मॉन्स्टर टंकी के अंदर छलांग लगा देता है। अब ऐसा लग रहा था कि रिगन और मार्कस का बचना नामुमकिन है।
लेकिन तभी रिगन के कान में लगी मशीन से अचानक फिर वही तेज और चुभने वाली फ्रीक्वेंसी निकलने लगती है। जैसे ही वह आवाज मॉन्स्टर के कानों तक पहुंच जाती है, वह दर्द से तड़पता है। वह अपने सिर को पकड़कर पीछे हटने लगता है। कुछ सेकंड पहले जो मॉन्स्टर हमला करने आया था, अब वही दर्द से छटपटा रहा था। इस मौके का फायदा उठाकर रिगन और मार्कस टंकी से बाहर निकल आते हैं। तभी ली भी वहाँ पर पहुंच जाता है। अपने दोनों बच्चों को जिंदा देखकर उसके चेहरे पर राहत साफ दिखाई देती है, लेकिन खुशी ज्यादा देर टिक नहीं पाती। उसे एहसास हो जाता है कि मॉन्स्टर अभी भी आसपास ही छुपा हुआ है। वह तुरंत दोनों बच्चों को पास खड़े ट्रक की तरफ भागने का इशारा करता है और खुद हाथ में कुल्हाड़ी लेकर मॉन्स्टर को ढूंढने लगता है। लेकिन अगले पल मॉन्स्टर ऊपर से छलांग लगाकर सीधे ली पर हमला कर देता है। जोरदार वार से ली कई फीट दूर जाकर गिरता है। अपने पिता को घायल देखकर मार्कस घबरा जाता है और पहली बार जोर से उन्हें पुकारता है। बस यही सबसे बड़ी गलती थी। मार्कस की आवाज सुनते ही मॉन्स्टर का ध्यान अब उसकी तरफ चला जाता है। अब वह पूरी ताकत के साथ ट्रक पर हमला कर देता है। रिगन और मार्कस दोनों अंदर फंस जाते हैं। घायल ली समझ जाता है कि अब वह मॉन्स्टर से लड़कर अपने बच्चों को नहीं बचा सकता। उसके पास सिर्फ एक आखिरी रास्ता बचा था। वह रिगन की तरफ देखता है और इशारों में कहता है, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैंने कभी भी व्यू की मौत के लिए तुम्हें जिम्मेदार नहीं माना। यह सुनते ही रिगन की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। उसे पहली बार एहसास होता है कि उसके पिता हमेशा उससे उतना ही प्यार करते थे। अगले ही पल ली पूरी ताकत से जोरदार चीख मारता है। उसकी आवाज सुनते ही मॉन्स्टर बच्चों को छोड़कर बिजली की रफ्तार से उसकी तरफ दौड़ता है और कुछ ही सेकंड में ली अपने परिवार को बचाते हुए अपनी जान कुर्बान कर देता है। अपने पिता को अपनी आंखों के सामने मरते देखकर रिगन और मार्कस पूरी तरह से टूट जाते, लेकिन अभी उनके पास रोने का भी वक्त नहीं था, क्योंकि मॉन्स्टर फिर से उनकी तरफ लौट सकता था। रिगन और मार्कस किसी तरह ट्रक लेकर वापस घर पहुंच जाते। दरवाजा खुलते ही एवलिन दोनों को जिंदा देखकर राहत की सांस लेती है, लेकिन जैसे ही वह ली को अपने साथ नहीं देखती तो उसे सब कुछ समझ आ जाता है। घर में कुछ पल के लिए ऐसा सन्नाटा छा जाता है जिसे शब्दों में बयां करना मुश्किल था। रिगन अपने पिता की बनाई हुई सारी रिसर्च, नक्शे और मशीनों को देखती है। अब उसे एहसास होता है कि उसके पिता आखिरी सांस तक इस परिवार को बचाने का रास्ता ढूंढ रहे थे, लेकिन दुख मनाने का वक्त भी नहीं मिलता, क्योंकि बाहर से फिर वही मॉन्स्टर ट्रक की आवाज सुनकर वह दोबारा उनके घर तक पहुंच चुका था। चारों जल्दी से घर के अंदर आ जाते हैं। एवलिन बंदूक निकालकर दरवाजे के सामने खड़ी हो जाती है। उसे अच्छी तरह पता था कि सामान्य हालत में इस मॉन्स्टर पर गोली का कोई असर नहीं होगा, फिर भी वह अपने बच्चों की रक्षा के लिए आखिरी दम तक लड़ने को तैयार थी। इसी दौरान अचानक रिगन के कान में तेज दर्द शुरू हो जाता है। वह अपना कॉकलियर इम्प्लांट पकड़ लेती है, लेकिन इस बार सिर्फ रिगन ही परेशान नहीं थी, बल्कि सामने खड़ा मॉन्स्टर भी उसी दर्द से तड़पने लगता है। वह बार बार अपना सिर झटक रहा था, जैसे कोई चीज उसके अंदर तक चुभ रही हो। तभी रिगन को अपने पिता की रिसर्च याद आती है। उसे समझ आ जाता है कि उसके कान की मशीन से निकलने वाली हाई फ्रीक्वेंसी इस मॉन्स्टर की सबसे बड़ी कमजोरी है। अब सारी कड़ियां जुड़ चुकी थी और यही वजह थी कि पहले भी हर बार मॉन्स्टर उसके करीब आते ही पीछे हट जाता था। रिगन बिना समय गवाए मशीन की फ्रीक्वेंसी और बढ़ा देती है। तेज आवाज निकलते ही मॉन्स्टर दर्द से बुरी तरह तड़प उठता है। धीरे धीरे उसके सिर पर मौजूद कठोर कवच खुलने लगता है। पहली बार उसका असली नरम हिस्सा दिखाई देता है। एवलिन भी तुरंत समझ जाती है कि यही हमला करने का सही मौका है। वह अपनी शॉटगन सीधा मॉन्स्टर के खुले हुए सिर पर तानती है और ट्रिगर दबा देती है। गोली सीधे उसके कमजोर हिस्से में लगती है। इस बार पहली बार मॉन्स्टर वही ढेर हो जाता है। सालों से दिखने वाला वह खतरनाक जीव आखिरकार मारा जा चुका था, लेकिन तभी गोली चलने की आवाज पूरे इलाके में गूंज जाती है। रिगन और एवलिन समझ जाती है कि आसपास मौजूद बाकी मॉन्स्टर्स ने भी यह आवाज सुन ली है और अब वे तेजी से इसी घर की तरफ बढ़ रहे। लेकिन इस बार हालत बदल चुके थे। अब उन्हें सिर्फ डर नहीं था, अब उनके पास इन मॉन्स्टर को हराने का तरीका भी था। एवलिन नई गोलियां भरकर शॉटगन तैयार करती है। माँ और बेटी एक दूसरे की तरफ देखती है। अब उनके चेहरों पर डर नहीं बल्कि लड़ने का हौसला दिखाई देता है। और इसी के साथ मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।